अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो मुझे फीडबैक आया था कुछ बच्चों की तरफ से कि जी ये क्वेश्चन सर आप हमें करा दें, तो उनको देखते हैं। लेट्स सी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ February 2016 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3B। ओके, सेम इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों February 2019 में भी आ चुका है। Almost same question, February 2019, and this is question number 4. ओके, तो कोई भी हम क्वेश्चन करना चाहें हम कर सकते हैं। एनीवे एक मिनट रह गए बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी शायद आ जाएं। जी बेटा, तो पहले फरवरी 2016 का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फरवरी 2019 का करके इसको सॉल्व करते हैं। आइए। गैलेक्सी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट. Life cycle of the product would be 5 years. The new project requires a new semi-auto machine costing rupees 1.7 million. An existing machine with a book value of rupees 700,000 and a carrying value of rupees 500,000 will also be used in the proposed project. There is a sufficient capacity on the existing machine, which has so far been underutilized. The new machine requires an additional space that could be leased for rupees 65,000 per year, payable in advance. An additional amount of rupees 200,000 for installation of machine, payable immediately. ओके, तो बेटा हमने ये चैप्टर पढ़ना जब सीखा है तो हमने ये मालूम कर लिया था कि इसमें हमने ये देखना है कि जब हम डिसीजन लेंगे तो उसके नतीजे में हमारा क्या कैश आउटफ्लो होगा। तो जो कैश आउटफ्लो होगा मैं यहाँ आपके सामने उसको हाईलाइट करता हूँ। This 1.7 million, this 65,000 payable in advance, this 200,000 for installation of machinery, payable immediately. ठीक है, तो बेटा ये तीन बातें जो हैं ये आपके सामने आउटफ्लो होंगी। 1.7, 200,000 for installation of machinery and 65,000 as a lease rent. Okay, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि बेटा थोड़ी देर होल्ड करना, मैं लोकेशन अपनी चेंज कर रहा हूँ।
जी बेटा, होल्ड करिए। Expected annual sales of the product would be 7,500 units, selling at rupees 390 per unit. Unit cost would be as follows. तो बेटा 7,500 यूनिट्स आप बेचेंगे कब? दिस इज एनुअल सेल्स, दैट इज 7,500 यूनिट्स, और एक की सेलिंग प्राइस है 390 पर यूनिट। तो ये आपके पास एनुअल इनफ्लो आएगा, ये आपके पास एनुअल इनफ्लो आ जाएगा। ओके, प्राइम कॉस्ट इंक्लूडिंग 3 लेबर आवर्स एट ₹30 पर यूनिट। प्राइम कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। आपको पता है प्राइम कॉस्ट के अंदर बेटा मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट होती है, तो वो आ गई 190। ओके, इसका मतलब है कि लेबर की कॉस्ट कितनी है? लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 90 और मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 100। बहरहाल हमें 190 दी गई है। फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दैट इज 120। ओके, टोटल बन रहा है 310। At the end of the product life cycle, the new machine would have a disposal value of rupees 160,000. जब लाइफ साइकिल खत्म होगा किसका? नई मशीन का। ठीक है, कब खत्म होगा बेटा? हमें बताया गया था इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो कितने पे बिकेगी ये? 160 पे। तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 160,000। ओके, as direct skill labor is continuously in short supply in the city, labor resources would have to be diverted from other work which currently earns a contribution of ₹20 per direct labor hour. हमने रेलिवेंट कॉस्ट का चैप्टर बच्चों पढ़ा था इससे पहले, और उसका पढ़ने का मकसद यही था कि जब वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो यहाँ पे आके इस चैप्टर में अप्लाई होगा। तो आपके पास लेबर अभी शॉर्ट सप्लाई में है। जब आपने इस नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको अपनी पुरानी लेबर को, जो किसी और प्रोजेक्ट में जाके 20 पर डायरेक्ट लेबर आर कमा रही थी, वहां से डाइवर्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहां पे आप 20 पर डायरेक्ट लेबर आर अर्न कर रहे थे, वो आपके फोरगो हो जाएंगे। अब आप वहां पे नहीं कमा सकेंगे। तो जब यहाँ पे कमाना है तो आप चाहेंगे कि आप 20 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर से ज्यादा कमाएं। ओके, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो 3 आवर्स हमारे लगते हैं, तो 60 हमें पर यूनिट ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। द एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट would be rupees 120 per unit and rupees 30 per hour, but actual expenditure on fixed overheads would remain unaltered. हमारा जो एक्सपेंडिचर है बेटा किसके ऊपर? फिक्स ओवरहेड्स के ऊपर, वो अनअल्टर्ड रहेगा। तो हमने ये रेलिवेंट कॉस्ट में पढ़ चुके हैं। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट बढ़ रही हो, उसका आउटफ्लो बढ़ रहा हो, तो वो हमारे लिए रेलिवेंट होती है। इस केस में फिक्स ओवरहेड्स अनअल्टर्ड है, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट जो लिखी गई है ये हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि पहले भी वही है और अब भी वही है। Galaxy Engineering currently advertises their business in local newspaper and business directories at a cost of rupees 120,000 per year. This is again outflow, that is of 120,000 payable in advance. Okay, but company will need an extensive one-off advertisement to promote the new product. This one-off advertising on the television will cost 500,000, will be paid immediately. अब बेटा ये है एक दफा वन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो इनिशियल एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ठीक है, कितनी है? 5 लाख, और ये पेएबल है इमीडिएटली। ओके,
जी बेटा. In addition to advertisement on television, company could advertise the move on the local radio. Cost of the advertisement would be rupees 240,000, which is also payable immediately. ये भी हम एक दफा का इवेंट कर रहे हैं. Working capital of rupees 200,000 will be immediately required. ये हमें अभी चाहिए. Rising to 300,000, 2 लाख से बढ़ के कहाँ चला जाएगा? 3 लाख. तो हमें 1 लाख फर्दर और लगाना पड़ेगा इन द बिगिनिंग ऑफ द अपकमिंग ईयर. जो उसके बाद साल आएगा उसमें हमें इस वर्किंग कैपिटल को उठाकर 2 लाख के बजाय 3 लाख कर देना है, यानी कि 1 लाख हम और करेंगे. एंड विल रिमेन एट द सेम लेवल अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन इट विल बी रिकवर्ड. और जब 5 साल पूरे होंगे प्रोजेक्ट के तो 3 लाख रुपए हमें वापस मिल जाएंगे. रिक्वायर्ड prepare a net present value calculation over a 5 years time period. Given that the company's cost of capital is 18%, on the basis of your calculation, advise the company whether they should introduce the new product or not. Ignore the impact of taxation. देखो बेटा यहाँ क्या बात बताई गई है? Ignore the impact of taxation. Taxation जब ignore की जाती है ना, तो हमें depreciation की भी कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमें मिलती है टैक्स शील्ड. क्या मिलती है बेटा? टैक्स शील्ड. और यहाँ पे टैक्स का हमने इम्पैक्ट नहीं लेना. तो ये हमने पढ़ा है फरवरी 2016 का क्वेश्चन. अब मैं पढ़ूंगा आपके सामने फरवरी 2019 का क्वेश्चन. फिर एक ही दफा आपसे फीडबैक लेकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. के इंजीनियरिंग is planning to produce a new product. The life cycle of proposed product would be 5 years, requiring a new machine costing 1.8 million. यहाँ पे बेटा आ गई है कॉस्टिंग आ गई है 1.8 million. And an existing machine having book value of rupees 700,000 and carrying value of 500,000. बेटा फिर मैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं. ये प्रोजेक्ट अप्रेजल के चैप्टर में हमने ये देखना होता है कि आज के डिसीजन लेने से हमारा कैश आउटफ्लो क्या होगा. ये पुरानी मशीनें हमारे पास पड़ी हैं, पहले भी पड़ी थी. इसके नतीजे में हमारा कोई कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हो रहा. हमारा आउटफ्लो हो रहा है दिस वन 1.8 मिलियन. ओके, क्लियर? अच्छा जी. देयर इज सफिशिएंट There is sufficient capacity on existing machine which have so far been underutilized. The new machine will require an additional space that would be leased for 75,000 per year, payable in advance. इसमें फिर वही लीज वाला पॉइंट आ गया. आइडेंटिकल क्वेश्चन है, जो एक आज डिफरेंस होगा हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. An additional amount of rupees 250,000 for installation payable immediately. तो अमूमन पहला पैरा थोड़ी सी फिगर्स के अलावा सेम है. अच्छा जी. The expected annual sales of the product would be 8,600 units to be sold at rupees 400 per unit. Unit cost would be as follows: prime cost and fixed cost including depreciation. At the end of the product life cycle, the new machine would have a disposal value of rupees 170,000. The new product would require 3 hours per unit. Basically 3 hours. Direct labor is continuously in short supply. Therefore, resources would have to be diverted from other work which currently earns a contribution of rupees 25 per direct labor hour. K Engineering currently advertises its business in the local newspaper and business directories at a cost of rupees 140,000 per annum payable in advance. But the company will need an extensive one-off advertising to promote the new product. This one-off advertising on the television will cost rupees 550,000, which will be paid immediately. In addition to advertising on television, the company may also advertise on a local radio channel. It will cost rupees 220,000 to be paid immediately. The working capital requirements would be 150,000 in year 1, rising to 200,000 in year 2, and also to be remained at this level until year 5, when it would be also be recovered. Okay. Required. Calculate the net present value of the new product over a 5 years time period, assuming that the company's weighted average cost of capital is 15%. देखो बेटा आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, weighted average cost of capital, वो यहाँ पे terminology आ गई. On the basis of the above calculation, advise the company whether it should introduce the new product. Ignore taxation. आपने taxation को ignore करके ये question करना है.
एंड डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब बेटा आते हैं, इसका जो मैंने कैलकुलेशन की हुई है उस पर हम सारी बात करते हैं। पहले डिस्कशन हो जाए कि यहाँ पे क्या है, इग्नोर टैक्सेशन। सो नो डिस्कशन ऑन डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करनी। फिर हमने ईयर मार्क कर दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनमें अब देखेंगे हमारे कैश फ्लोज क्या चल रहे हैं। ठीक है, न्यू मशीन बेटा कितने की आ रही है, 1.8 मिलियन की। हम अभी फरवरी 2019 का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। 1.8 मिलियन की न्यू मशीन है। यहाँ पे दिए गए डेटा ये लीज 75,000 पर ईयर पे हमने लीज कर रहे हैं, 75,000 पर ईयर पे लीज, और पेबल कब है, इन एडवांस। हमें आज ही पैसे देने हैं। ये 0 पीरियड में पे किया, ये फर्स्ट पीरियड में पे किया, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। 5 पेमेंटें हमारी पूरी हो गई है। काउंट करें अगर आप तो 5 लिखा आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जाके पेमेंट नहीं करनी। जी शहरोज साहब, आपसे क्यूरीज लेता हूँ अभी। जी बिल्कुल, टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस पे भी अप्लाई करती है। अच्छा बेटा, ये बात हो गई। आगे आते हैं क्वेश्चन में। इंस्टॉलेशन पे 250,000 आ रहा है। ये बताया गया था इंस्टॉलेशन पे 250,000 है, पेएबल इमीडिएटली। डेफिनेटली 0 पीरियड में ही हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आ गया एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी पे हम 550,000 पे कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 550,000 आ गया। रेडियो एडवर्टाइजमेंट पे भी हम वन ऑफ पे कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट है 220,000। 220,000 आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा, जो वर्किंग कैपिटल के लिए है, ईयर 1 में 150 और ईयर 2 में 200,000। तो 150 हमारा यहाँ पे 0 पीरियड में आउटफ्लो हो जाएगा, और इसको हमने बढ़ा के कहां तक ले गया ना, 2 लाख तक। तो 50,000 हमारा ईयर 1 में जाके आउटफ्लो होगा। ओके, तो बेटा ये है हमारे कैश फ्लोज इन द 0 पीरियड, इन द 0 पीरियड। ओके, आपके सामने डाटा अवेलेबल है, कोई क्वेरी है तो बताएं। ये वाला पोर्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड आ रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का है, कोई रेज कर रहा है हैंड, तो कोई Q&A में करें बेटा। लीज का पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी बेटा, लीज का पॉइंट ये है कि देयर इज द न्यू मशीन विल रिक्वायर एन एडिशनल स्पेस दैट वुड बी लीज फॉर ₹70,000 पर 75,000 पर ईयर, पेएबल इन एडवांस। एक तरीका ये होता है कि बेटा कि आप रेंट ना साल के बाद पे करो, और एक तरीका क्या है कि आप शुरू में पे कर दो। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि पेएबल इन एडवांस है। ठीक है, तो हम 0 पीरियड में पे कर दिया, 1 में पे कर दिया, 2 में कर दिया, 3 में कर दिया एंड 4 में। ये जो पे किया है, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर द सेकंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर, दिस इज फोर्थ ईयर एंड दिस फॉर द फिफ्थ ईयर। ठीक है, और डेटों का आपको पता है कि डेट सामने 0-1 का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल की बात आ रही है। वर्किंग कैपिटल में ये कहा जा रहा है शहरोज के द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 150,000 ईयर 1। ईयर 1 में हमें चाहिए 1.5 लाख। तो उसके लिए पैसा लगाएंगे कब, हम बेटा 0 पीरियड में लगाएंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके बगैर तो हमारा काम चलेगा ही नहीं ना। तो ये 150,000 हमने लगा दिया 0 पीरियड में, जो कि कितना हो जाएगा, 200,000 राइज करके 200,000 आ जाएगा इन ईयर 2। तो हमें फर्दर जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है ना, तो 50,000 और लगाने पड़ गए। टोटल हो गया कितना, 2 लाख। और ये कब तक रहेगा, उन्होंने कहा इट विल बी रिकवर्ड एट द एंड अंटिल ईयर 5। तो आप देखें, इसका 2 लाख जो है ना, ये एज ए इनफ्लो ले लेंगे हम एट द एंड ऑफ ईयर 5। और क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन किसी को मेरे रिप्लाई से समझ नहीं आए वो दोबारा पूछे, मैं आई एम अवेलेबल। और ये हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं इसका, और सारे 5 पेपर्स मैंने आपको कहा था कि आपने ट्राई करने।
अच्छा बेटा, इसलिए नहीं आया ये हना निसार साहिबा के, यहाँ पे आपने ना ये पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, 150 यहाँ इन्वेस्ट किए हुए, 50,000 यहाँ इन्वेस्ट किए, ये आपके इन्वेस्टेड हैं, ये इस सारे पीरियड में चलते जा रहे हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और यहाँ जाके ये 2 लाख जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो रिकवर कर लिए। आपके ये पैसे इन्वेस्टेड हैं, 1.5 लाख प्लस 50,000, ये 2 लाख इन्वेस्टेड हैं और ये कंटिन्यू कर रहे हैं until the end of year 5। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। The working capital requirements would be 150,000 year 1, rising to 200,000 year 2, and to be remained at this level until year 5, when it would also be recovered. Okay बेटा, अभी मैं उस पर नहीं आया जिया साहब, जो मैंने हाईलाइटेड एरिया किया है ना, मैं उस पर रह रहा हूं अभी। बेटा ये ऑलरेडी कमिटेड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लीज इन एडवांस को दोबारा बता देता हूँ। फैसल भाई देखें, द न्यू मशीन विल रिक्वायर एन एडिशनल स्पेस, नई मशीन को एडिशनल स्पेस चाहिए। हम ये कहां से ऑलरेडी कमिटेड किया हुआ है हमने, नई मशीन लेंगे तो एडिशनल स्पेस चाहिए ना। जी फैसल साहब। सर ईयर 2 में राइज है तो 1 में क्यों हुआ? जी बेटा इसलिए हुआ कि देखें आप, यहाँ पे मैं आपको डेट्स एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2020, इसका मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2020, ये मतलब है ना। तो बेटा वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए ईयर 1 के लिए, तो क्या मैं 31 दिसंबर को जाके वर्किंग कैपिटल डालूंगा? मैंने तो बिजनेस आज से शुरू किया है ना, यहां से लेके यहां तक मेरा पहला साल चल रहा है, तो 1.5 लाख मुझे आज ही डालने हैं बेटा। फिर जो बढ़ के कहां चला गया, 2 लाख पे, तो 2 लाख पे जब जाएगा, जब 2 लाख पे गया है, ठीक है, कब गया है, ईयर 2 मेरा कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पहला साल खत्म हुआ है और 1 जनवरी 2021 से ईयर 2 स्टार्ट हो गया, तो मुझे 50,000 उसी तारीख पे डाल देना चाहिए ना। यानी कि अगर मैं इसको और डेट्स और क्लियर कर दूं, तो बेटा इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2021, ये एक ही बात है ना, तो ये दूसरे पीरियड का स्टार्ट नहीं हो गया, दैट्स वाई ये 50,000 हम यहाँ पे इन कर रहे हैं। ठीक है यासिर साहब, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ आप मुझसे बिल्कुल प्लीज पूछें, मैं आपको रीवर्ड करके आपकी लोकल लैंग्वेज में समझा दूंगा। जी बेटा, आमना ये जब हमने 2 मिलियन डाल दिए ना, ये हमारे दोनों इन्वेस्ट हुए हुए, हमने यहाँ से कोई विड्रॉ नहीं कर लिए, ये स्टिल चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और ये 2 मिलियन हमने यहाँ जाके विड्रॉ किए। जैसे समझ लें मैंने आपको 1.5 लाख रुपए दिए आज की तारीख में, फिर 50,000 रुपए दे दिए मैंने इस तारीख को जाके, कितने आपके पास हो गए, 2 लाख, और मैंने 2 लाख आपके पास ही छोड़ दिए, और 5 साल के बाद जाके वापस ले रहा हूं, तो ये 5-6 सालों में 2 लाख रुपए आपके पास नहीं रहे। जी आमना नाज। अली अभी सब कुछ कराता हूँ, वेट करें। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं अब, ये डेट्स का समझ आ गया, डेटे में और भी बाकी सालों को भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसलिए बेटा मैं आप इस चैप्टर में ना बड़ा स्लो लेके चला, डेटों के ऊपर भी मैंने टाइम जाया किया, ठीक है, सारी चीजें आपको इसलिए समझाई है कि ये सब चीजें मैटर करेंगी। आप जितना यहाँ पे कंफर्टेबल होंगे ना, इतना आपका प्रोफेशनल कैरियर में आप कंफर्टेबल होंगे। आप अपने सीएफओस को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सबको ये बातें समझा सकेंगे। ये बातें कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन हम स्लो स्लो चलेंगे इनमें। ठीक है बेटा।
क्या मेंशन करूं भाई, बता तो दिया वर्किंग कैपिटल कि 1.5 लाख ये लगा, 50,000 ये लगा, टोटल कितना हो गया 2 लाख। देखो 2 लाख लिखा हुआ है, 2 लाख आपका इन्वेस्टेड रहा और 5वें साल जाके ये रिवर्ट हो जाएगा। क्लियर शेरोज? अच्छा बेटा, अब हम आते हैं, सेल कितने की हो रही है 400 की, तो सेल प्राइस होगी 400। जी बेटा सेम अमाउंट ही ब्लॉक है आपकी, 200,000, 2 to 5 years, क्योंकि अंटिल कहाँ लिखा है उसने, एट दिस लेवल अंटिल ईयर 5, ईयर 5 तक आपके 2 लाख ही ब्लॉक हैं। अच्छा बेटा 400 होगी सेल प्राइस, प्राइम कॉस्ट कितनी होगी 210, प्राइम कॉस्ट तो आपने पे करनी होती है, इसमें मटेरियल लेबर की कॉस्ट है। फिर कंट्रीब्यूशन लॉस जो हो रहा है आपका 3 आवर्स, ठीक है बेटा, और उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 25 पर आवर, तो 75 वो हो गया। तो अगर आप 400 में से 210 निकाल दिया और 75 भी निकाल दिया, तो आपके पास आ गया कैश कंट्रीब्यूशन 115। यूनिट्स कितने 8,600, तो टोटल कैश कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास 989,000। तो 989,000 आपको हर साल कैश कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जी बेटा ऐसी बात है, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे मिल रहा है, यूनिट प्राइस है 400, प्राइम कॉस्ट है 210, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और कंट्रीब्यूशन लॉस जो हो रहा है, हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जो लॉस हो रहा है वो भी कमाना चाहेंगे, तो हम यहाँ कैश कंट्रीब्यूशन कमा सकेंगे 115। यूनिट से हमारे 8,600, तो टोटल कैश कंट्रीब्यूशन जो हमें मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी कि ये काम करने से वो मिलेगा 989,000। ये सारे सालों में आगे बेटा, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं नेट कैश फ्लो। आप इन सब का जमा करेंगे जब जीरो पीरियड में, तो बन रहा है 3045, ये आ गया। इस पीरियड में आपने जब किया तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम C4, ठीक है, 864,000, और इसी तरह 914,000, 914,000 एंड 1359, ठीक है। अब ये 170,000 क्या था, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 170,000 बेटा ये था कि ये एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द न्यू मशीन वुड हैव अ डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 170,000। तो 5 साल के बाद जो हम ये मशीन खरीद रहे हैं वो कितने की बिक जाएगी, 170। ओके, तो ये पॉइंट भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन हो गया, तो ये एरिया कवर हो गया। 989,000 भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, यहां तक जो हमने काम किया है। बात रह गई फिक्स्ड ओवरहेड्स की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में है फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 120, इसके ऊपर बेटा कोई बात नहीं बताई गई, तो हमें क्या एक पॉइंट जहन में आएगा, किसका, डेप्रिसिएशन का। किसका पॉइंट जहन में आएगा, डेप्रिसिएशन का, क्योंकि जब नई मशीन खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन भी होगी। लेकिन इग्नोर क्या कहा गया है, टैक्सेशन, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन की कोई फिगर करने की जरूरत ही नहीं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास कैश फ्लो आ गया, 15% डिस्काउंट फैक्टर दिया गया है, उस पर जाके हम डिस्काउंट कर लेंगे, और हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 196,635। इस सबका हमने नेट किया, दैट इज 196,635, दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। जी बेटा अली जी, 140,000 को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे शोएब साहब, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, के इंजीनियरिंग करंटली एडवर्टाइजेस इट्स बिजनेस इन द लोकल न्यूज़पेपर
and business directories at a cost of rupees 140,000 per annum payable in advance. तो ये काम तो बेटा वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कर रही है. हम देख रहे हैं कि ये जो नई प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसके लगाने से क्या खर्चा होगा, क्या इनफ्लो होगा एंड सो ऑन. जब भी उसने बताया था, बट द कंपनी विल नीड एन एक्सटेंसिव वन ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट द न्यू प्रोडक्ट, और this one of advertising on television cost this much and on radio cost this much. That's why this 140 is irrelevant, this 700 500,000 irrelevant. इन चीजों को हम कंसिडर नहीं करेंगे. दिस फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट. आपने बस ये देखना है कि ये मशीन जब मैं खरीदूंगा तो क्या कैश आउटफ्लो है इस मशीन को खरीदने के नतीजे में, और क्या कैश इनफ्लो है. बस फिक्स. बेटा हमने रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो हमने बातें वहां पे फिक्स एफओएच के मुतालिक कही थी उन्हीं को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. और इन शॉर्ट में बताता चलूं, अगर फिक्स्ड एफओएच हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ देखें लीज का रेंट बढ़ रहा था ना. क्यों बढ़ रहा था? कि हमने उसके लिए स्पेस चाहिए, हमने कोई फैक्ट्री एरिया लिया या कुछ लिया, तो ये एक तरह का हमारा फिक्स एफओएच है ना. तो जब ये बढ़ा है तो इसको कंसिडर किया हमने, बाकी डेफिनेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. और फिक्स एफओएच के मुतालिक हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो हम अपने पास से कहां से बातें करना शुरू कर दें. जबकि 2016 के जो क्वेश्चन है उसमें तो स्पेसिफिकली बताया गया है. क्या बताया गया था बेटा? The overhead absorption rate would be rupees 120 per unit and 30 per hour, but actual expenditure on fixed overhead would remain unaltered. इनके यहाँ तो आप मशीन नई लो, नई प्रोडक्ट लो ना लो, फिक्स ओवरहेड ने सेम लेना है. जब वो सेम लेना है रहना है तो क्या हमारा कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जी बेटा. तो ये दोनों जो सालों के क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने फिर करता हूं, आप इनको पढ़ें, समझें. ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इसमें से लेनी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती. ये सब कैसे पता लगेगा बेटा? ये पता लगेगा दो चैप्टर से, रेलेवेंट कॉस्ट का चैप्टर समझने से और प्रोजेक्ट अप्रेजल का चैप्टर समझने से. यस, फरवरी 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है. इसका आंसर भी आपके सामने कर देता हूं. आपने इसको, मैंने भी एक्सेल में सॉल्व कर दिया है, आपको जिस तरह आसानी लगे. अभी बेशक मैं आपको करा रहा हूं, अभी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं करें, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर करूंगा. हमने इसमें से डेटा पिक करना सीखना है. जब आप इस पर कंफर्टेबल हो जाए तो मुझे बताते हैं, मैं आगे चलता हूँ. जी काशान साहब, आप क्वेश्चन हैंड रेज कर रहे हैं, Q&A यूज करें प्लीज. दिस इज फरवरी 2016 क्वेश्चन, ठीक है बेटा. जी बेटा वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं. ये बेटा देखो आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है. ये इसका सजेस्टेड जो सोल्यूशन है वो मैंने आपके सामने लिया है. ये आपके सामने है. ये इन्होंने किया, मैंने आप एक्सेल में कर दिया ताकि किसी ने कोई फार्मूला देखना हो, कोई लिंक देखना हो, कोई चीज़ समझनी हो, यहाँ सारी चीज़ें लगी हुई हैं.
अच्छा बेटा, आपको 90 का समझ नहीं आया कि 90 कैसे आया? 90 इस तरह आया बेटा कि 3 लेबर आवर्स हैं 30 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट कितनी होगी? 90 हो जाएगी। और मटेरियल कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 100। बेटा देखो, 2050 का ये नीचे ब्रेकअप दिया। 18 लाख की मशीन है और 2.5 लाख की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। हमने यहाँ पे भी ये किया हुआ है, 18 लाख की मशीन है और 2.5 लाख की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है? 2050। जी बेटा, बात समझ आ गई है सबको? आगे चलें। तो ये फरवरी 2019 और फरवरी 2016 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फरवरी 2016 एंड फरवरी 2019। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो देखते हैं। फैसल साहब का क्वेश्चन आया है, मैं उसको एड्रेस कर दूं फिर आगे चलते हैं। बेटा, पुरानी मशीन को क्या हम सेल कर रहे हैं? फैसल साहब, क्या हम पुरानी मशीन को सेल कर रहे हैं? हम पुरानी मशीन को सेल नहीं कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन जाके करते हैं जहाँ के पुरानी मशीन को सेल कर रहे होंगे, तो वो आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। दिस इज फरवरी 2018 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये एक और क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। आए बेटा, तवज्जो करें। बायोटेक इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स सीटी स्कैन मशीन्स। X-ray tube is a special part of the CT scanner and can be used in all types of the CT scanners and is easily available in the market. X-ray tube requires some specialized machines for manufacturing, which need to be replaced now. Biotech production manager recommended only alternative to produce these specialized machines is to buy X-ray tubes from Healthcare Incorporation. Biotech can buy each tube for rupees 3,512. आप अगर इसको खरीदेंगे बाहर से, एक्सरे ट्यूब को 3,512 रुपीज की आएगी। और उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इफ अ मिनिमम ऑर्डर ऑफ 120,000 ट्यूब इज प्लेस्ड एनुअली। BTE is a biotech engineering company. Last year, last 4 years average said that it had used 140,000 tubes. 1,20,000 का उनको ऑर्डर देंगे तो ये प्राइस मिलेगी। उन्होंने 4 सालों में देखा कि हमने 1,40,000 ऑन एवरेज ये ट्यूब्स यूज की हैं, तो इसका मतलब है कि हमें ये प्राइस मिल जाएगी। ठीक है बेटा। कंपनीज मार्केटिंग मैनेजर बिलीव दैट दिस वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट फॉर फर्दर 5 years। वो ये समझ रहा है कि आइंदा हमारे 5 सालों तक यही काम चल जाएगा। हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ सेवरल ईयर्स फॉर इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब्स आर एज फॉलोज। जब हम खुद बनाते रहे हैं इन ट्यूब्स को, डायरेक्ट मटेरियल इतने की थी, डायरेक्ट लेबर इतने की थी, वेरिएबल ओवरहेड इतने का था, और फिक्स ओवरहेड्स जिसके अंदर 65% अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन है, दैट इज 1125। तो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी हमारे 3,500। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? नहीं हुई तो एक दफा फिर आप इतने पोर्शन को दोबारा पढ़ लें यहाँ से यहाँ तक, और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बता दें।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर। इफ द स्पेशलाइज्ड मशीन्स आर परचेज्ड, दे विल कॉस्ट रुपीज 625 million and will have a disposal value of 225,000 after their expected useful life of 5 years. Straight line depreciation method is used for accounting purpose के लिए straight line, and 15% diminishing balance method is applicable for tax purpose, as well as 25% initial allowance is applicable. तो जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको इनिशियल अलाउंस का पता होगा, बाकी लोगों को मैं भी बता दूंगा। तो हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को यूज नहीं करना होता बेटा, हमने टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक चलना है। और टैक्स अथॉरिटीज ने क्या बताया हुआ है कि 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और 25% इनिशियल अलाउंस भी वो हमें अलाउ करेंगे। द कंपनी हैज अ 30% इनकम टैक्स रेट एंड मैनेजमेंट of the company requires a 13% after tax return on investment. ठीक है। New specialized machines will allow direct labor and variable overhead to be reduced by 400 per unit. डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमारा 400 पर यूनिट से गिर जाएगा, एंड एवरेज एनुअल प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज अप टू 193,200 ट्यूब्स, और हम अपनी प्रोडक्शन को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं। However, the seller of the machine indicated that it will increase direct material cost to rupees 1.1125 per unit due to the higher quality of raw material that have to be used with new machines and confirmed for the saving in direct labor and variable overhead. उसने कहा कि जी पहले जो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती थी ना वो 1025 थी, लेकिन जब आप नई मशीन खरीदेंगे तो इसके अंदर आपको अच्छा रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, अब ये 1125 की हो गई है, यानी कि 100 रुपीज का इंक्रीज आ गया है मटेरियल कॉस्ट में। रिक्वायर्ड है आपसे कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट सेविंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन हाउस एक्सरे ट्यूब्स इफ स्पेशलाइज्ड मशीन आर परचेज। जब हम मशीन को परचेज कर लेंगे तो हम इन हाउस बनाएंगे, इन हाउस बनाने से हमें क्या कॉस्ट सेविंग आ रही है एनुअल, ये हमने देखना है बेटा। अच्छा जी, फिर बी क्या है, प्रिपेयर अ नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस covering the life of the new specialized machines to determine whether management should replace the old machine or purchase X-ray tube। क्या हम नई मशीन खरीद लें या बाहर से एक्सरे ट्यूब खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, रिप्लेस कर दें ओल्ड मशीन को विद न्यू वन और परचेज एक्सरे ट्यूब्स फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। तो आए बेटा इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो आओ देखते हैं। अगर हम मशीन खरीदेंगे तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा आज, 625 मिलियन। ओके, अच्छा इसकी मैंने फिर डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें पहला साल है, डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ की गई है, इनिशियल अलाउंस है 25%, तो हम इस अमाउंट का 25% ले लेंगे, तो इसका क्लोजिंग बन जाएगा 468,750। कैसे आगे बेटा, दिस माइनस दिस। इनिशियल अलाउंस बेटा जो अलाउ की जाता है ना उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हर इंडस्ट्री के लिए और हर इंडस्ट्री में हर एसेट के लिए टैक्स अथॉरिटीज ने रेट बताए हुए हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है बेटा, हर इंडस्ट्री में हर एसेट के लिए टैक्स अथॉरिटीज ने डेप्रिसिएशन के रेट्स बताए हुए हैं, आपने वही फॉलो करने होते हैं टू सबमिट योर टैक्स रिटर्न्स। तो जब आपने वो फॉलो करने हैं तो वही आपके कैश फ्लोज को इफेक्ट करेंगे। इन द अर्ली स्टार्ट ऑफ द बिजनेस और इन द अर्ली टाइम पीरियड ऑफ द मशीन आप उसकी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते, तो क्या करते हैं टैक्स अथॉरिटीज, वो आपको ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ करती हैं ताकि शुरू के सालों में आपका एक्सपेंस बढ़ जाए, और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम।
तो वो आपको शुरू के सालों में टैक्स एडवांटेज देती है। ठीक है, देखो बेटा, पूरे 5 सालों में डेप्रिसिएशन तो इक्वलेंट होगी ही होगी किसके, डेप्रिसिएबल अमाउंट के। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। और क्या होगा, 5 साल के बाद उस एसेट को आप बेच दोगे, उस पर जो गेन लॉस आएगा उसके ऊपर फिर टैक्स हो जाएगा। तो टैक्स अथॉरिटीज क्या करती हैं, आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ करती हैं ताकि आपके इनिशियल पीरियड्स में आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा आए, प्रॉफिट कम हो और टैक्स भी कम हो। और बाद के पीरियड्स में जब आप उस बिजनेस से कमाना शुरू कर देते हैं तो आपकी डेप्रिसिएशन कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा आएगा और टैक्स भी ज्यादा होगा। तो लेटर ईयर्स में आपको कोई इतराज नहीं है। आप शुरू के सालों में चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जरा स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, और मुझे शुरू के सालों में टैक्स कम देना पड़े। तो स्ट्रेट अवे हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे ले ली है 25%। मैं यहाँ पे जरा इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे हमने ले ली 25% डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, फिर जो पहले साल में हमें रेगुलर डेप्रिसिएशन जो अलाउ है ना बेटा, वो कितनी है, 15%। हम 15% ले लेंगे। ठीक है बेटा, हम क्या ले लेंगे, 15% ले लेंगे। और यही 15% सारे सालों में रहेगी। लेकिन कौन सा मेथड यूज होता है, टैक्स अथॉरिटीज यूज करती है हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दे डोंट यूज स्ट्रेट लाइन, दे यूज डिमिनिशिंग बैलेंस। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है बेटा, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन निकाल दी, ये क्लोजिंग रही, इस क्लोजिंग को अगली दफा लाया ओपनिंग, अब इसके ऊपर आएगा 15%। ये देखें आप, इसके ऊपर हम 15% ले रहे हैं, फिर ये खत्म होगा, ये क्लोजिंग आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। और एंड पे 5 साल के बाद आपकी जो बुक वैल्यू होगी ऑफ द न्यू मशीन दैट वुड बी 207,000। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, फिर हमें क्या बताया गया था कि 5 साल बाद हम उसको कितने का बेच देंगे, 225 का। तो बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 207। तो गेन कितना आ जाएगा, 17। इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। तो नेट कैश फ्लो कितना होगा, 290। बेटा टैक्स अथॉरिटीज चाहती हैं कि शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा हो। देखें आप, शुरू के सालों में कितनी आ रही है, 70, 59, 50, और बाकी सालों में कम हो जाए, इसलिए वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो सारे सालों में सेम आ रही होगी। तो ये आपको एक इंसेंटिव दिया गया है कि शुरू के सालों में आपका एक्सपेंस ज्यादा हो तो टैक्स कम, और बाद के सालों में एक्सपेंस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, टैक्स ज्यादा आप दे सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस अब स्टैब्लिश हो चुका होता है। तो बेटा ये 219 किस तरह आया, 225 आपको मिलेगा सेल होने से, 5 मिलियन आप पे कर दोगे टैक्स, तो नेट आपको बचेगा 219 मिलियन। तो 5th पीरियड में आपका कैश इनफ्लो ये होगा फ्रॉम डिस्पोजल। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। 625 का खरीद लिया। अच्छा जी, पहला साल आया बेटा। अब हमारी प्रोडक्शन कहाँ तक जा सकती थी, 193,200 तक। ठीक है, हम प्रोडक्शन कैन भी इंक्रीज कर सकते थे 193,200 ट्यूब्स तक। तो हमारे पास आ गई 193,200 ट्यूब्स। ओके, अच्छा बेटा, तो जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या होगा, हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। बाहर से जब खरीद रहे थे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 3,512। ठीक है बेटा, कितनी है, 3,512। और अगर हम खुद बनाएंगे तो क्या होगा, पहली जो कॉस्ट है हमारी वो है 1025, डायरेक्ट लेबर है 925, वेरिएबल है 425, और एफओएस को देख लेते हैं 1125 है बेटा। उसमें से 65% है डेप्रिसिएशन, तो 35% क्या होगा, कैश। ये देखो हमने 35% लिया हुआ है।
डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड रिमेनिंग इज कैश एक्सपेंस। तो हमने 1125 का ले लिया है 35%। ठीक है, मैं चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये बात। सिंस दिस इज अ कैश एक्सपेंस, ठीक है, ये कैश होगा तो 394 ये इतना आएगा। ये था हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन। फिर क्या हो रहा था, मटेरियल कॉस्ट कहाँ तक बढ़ के जा रही थी बेटा, 1125 पे क्वेश्चन में बताया गया है कि मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 1125, विल इंक्रीज टू 1125। ओके, और डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल लेबर की कॉस्ट कितनी थी, दोनों को अगर जमा करें तो 1350, ये रिड्यूस हो रही है बाय 400। जब रिड्यूस होगी तो बेटा कितनी रह जाएगी, 950। हमने इसको 950 कर दिया। तो अब हम इसको सबको सम करें अगर, तो ये बन जाती है बेटा 2469। हम इन हाउस अगर बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 2469। तो हमें सेविंग कितने की होगी, 1043 की। बाहर से खरीदेंगे तो इतने का है, और अगर खुद बनाएंगे तो ये कॉस्ट है। तो सेविंग कितनी आ गई, 1043। और हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं खुद, 193,200। ठीक है, यही बना रहे हैं ना बेटा। तो हमने क्या किया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 20155 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हर साल यही सूरत हाल रहेगी, कोई इन्फ्लेशन नहीं है। तो 5 सालों तक हमारे पास यही कैश फ्लो आता रहा। और 5वें साल में क्या कैश फ्लो आएगा, 225 डिस्पोजल से आएंगे। ठीक है, उसके ऊपर इतना टैक्स चला जाएगा। तो हमारे पास डिस्पोजल में कैश यही आ रहा था, हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले निकाल के देखा हुआ भी है। ठीक है ना बेटा, ये निकाला था हमने 219,896, ये सेम यहाँ पे ले आए। आए बाकी कॉलम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये आ गई हमें क्या सेविंग होगी, ये आगे डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन हमने ये सारी निकाली हुई है। पहले साल की डेप्रिसिएशन देखो इन दोनों को मिला के आएगी। दिस इज द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको इनिशियल अलाउंस भी दे दिया जाता है और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है वो भी दे दी जाती है। तो दोनों को सम करें, देखो कितना बनता है, देखो 226, 562, 500। तो हमने यही 226, 562, 500 लिख दिया। फिर ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन यहाँ से लिंक लगा हुआ है, तीसरे साल की, चौथे साल की और 5वें साल की। ठीक है बेटा, ये डेप्रिसिएशन आ गई। तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारी सेविंग है, ये डेप्रिसिएशन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारे पास। ये हमने हर साल का लिंक लगा लिया। इसके ऊपर हमने पे करना है 30% टैक्स, तो हमने 30% टैक्स लगा लिया। तो इसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, ये हमारी सेविंग हो रही थी और ये टैक्स हमारा सेव हो रहा है। इन दोनों को सम कर लिया, दैट इज 209। यहाँ पे ये सेविंग थी, ये टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो 159। इन सबको किया तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बना। 13% डिस्काउंट फैक्टर है, उसे मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 89,268। कि इन हाउस अगर हम बना रहे हैं तो हमारी टूडेज टर्म में this is value addition in companies assets। ये आज की तारीख में अगर हम देखें तो कंपनी की वैल्यू 89 मिलियन से बढ़ जाएगी। ये मैंने एक इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया। इसमें जो कंफ्यूजन आपको हैं प्लीज मुझे बताएं। बेटा जब लॉस होता है ना तो आपको टैक्स सेविंग मिलती है। जैसे डेप्रिसिएशन के केस में टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड मिलती है ना, तो यहाँ पे टैक्स सेविंग मिलेगी। शेफ साहब, हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था एक, और वहां से हम कमा रहे थे प्रॉफिट। यहां से अगर हमें आएगा ना लॉस,
ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये इनफैक्ट लॉस हो गया ना ब्रैकेट में अगर है, तो ये लॉस उस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। जब सेट ऑफ होगा तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। फिफ्थ ईयर का बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ रहा है 201 आपका कैश फ्लो है, 31 36 डेप्रिसिएशन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 164। ठीक है, और बेशक आप इसको यहाँ ना भी लिखो, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसका हमने ट्रीटमेंट नीचे से किया हुआ है, आप इसको बेशक वहां से ले आओ अगर वो कंफ्यूजन दे रहा है ना आपको। तो बेटा ये वाली चीजें हम यहाँ से हटा भी देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बताएं, क्वेश्चन शेरोज का था, किसका था? जी शेरोज, ये तो पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको मैं नीचे जाके दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसी बातों को वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था, चलो हमने सेपरेट कर दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ये एक तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अब हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट परचेज से अगर हम करें तो क्या होगा। अब मैं एक एग्जांपल एक और तरीके से भी की हुई है, आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम चीजें क्या कर रहे हैं, मार्केट से परचेज कर रहे हैं। मार्केट से कितने का मिलना था बेटा? 3512 का। ठीक है, मार्केट परचेज प्राइस दैट इज 3512। ओके, यही है ना। और हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है? 193,200। हमने क्या किया, 193,200 इंटू 3512। हमें हर दफा कैश आउटफ्लो इतना करना पड़ेगा 5 सालों में। ओके, जब 5 सालों में ये करेंगे तो यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। इसके ऊपर टैक्स सेविंग आ जाएगी। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये आउटफ्लो होता था, ये टैक्स सेव हो गया, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा दिस वन। ठीक है, ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, इसको डिस्काउंट कर लिया। तो अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपको 5 सालों में जो वैल्यू पे करनी है ना, दैट इज 1.670554,290। और अगर आप इसको एनविटी से करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 सालों में सेम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ रहा है, दिस मच प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हो गया, टैक्स इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, और इसको भी अगर हम यूं करते हैं, सेविंग को हम प्लस में शो कर देते हैं, तो बेटा 5 साल का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है ना 3.1517 होता है। आप यहाँ से भी सम करके निकाल सकते हो 3.517। ठीक है, तो 3.517 हमने लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो सेम राउंडिंग के डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल्स होते हैं, इसमें डेसिमल्स हमने आगे नहीं लिए, तो 167044449। ओके, अगर हम इसी को लिंक लगा देंगे तो देखो ये सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कि हमने इसके बाद वाले जो डेसिमल्स है ना उनको खोले अगर, तो ये देखो इतने डेसिमल नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने टेबल में 3 डिजिट्स दिए होते हैं, इसलिए 3 से पहले जब सॉल्व किया था तो वो डिफरेंस आ रहा था थोड़ा। तो ये है क्या है, मार्केट परचेस। अब मैं कहता हूँ कि हमने खरीदी है नई मशीन। नई मशीन से क्या होगा, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन आपको करना आ गई है, ठीक है बेटा, इसकी डिस्पोजल वैल्यू भी करना आपको आ गई है। अगर हम नई मशीन खरीद रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 2469। ठीक है, अब हम ये सारा जो क्वेश्चन है ना वो 2469 के साथ कर रहे हैं, और कितने यूनिट्स हम बना रहे थे? 193,200। तो हम यहाँ करेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है,
और ये कॉस्ट है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 476 962 500, ठीक है। और बेटा 5 सालों में यही का यही रहेगा सब कुछ। तो इसी को हमने यहाँ ड्रैग कर लिया। ओके, अच्छा जी, जो यहाँ पे हमने वर्किंग की थी ना इसकी, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि ये आपको वही सेम रह जाए। जी बेटा, ये आपके पास आ गई कैश फ्लो। अब हम सिर्फ नई मशीन को देख रहे हैं। ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस ये भी आपका खर्चा था, ये भी खर्चा था, ये दोनों खर्चों को जमा कर दिया। इस खर्चे के ऊपर आपको क्या मिलेगा बेटा? टैक्स सेविंग, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं माइनस में ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आए। ये हमें मिल गई टैक्स सेविंग, ठीक है। तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, ठीक है बेटा। तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। इसको हमने 30% से डिस्काउंट कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू नई मशीन की आ गई है 1581285। ये हमने सारा क्वेश्चन जो किया ना अभी जस्ट, कि हम प्रेजेंट मशीन न्यू मशीन खरीद रहे हैं और उसके ऊपर हमारी ये कॉस्ट है और ये उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, और ये पुरानी वाली मशीन की सॉरी, इस मशीन को जब हम 5 साल के बाद बेचेंगे तो इसकी ये डिस्पोजल वैल्यू है। इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है बेटा। ये सारा समझ आ गया। ये है नई मशीन के साथ। अब हमने कंपैरिजन करना है कि नई मशीन का और मार्केट से खरीदने का। मार्केट से खरीदने की हम ये वर्किंग कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट परचेज से हमने ये वर्किंग की है 1670554290। तो जब हम खुद मशीन बनाए के करेंगे, आउटफ्लो हमारा कितना होगा 5 सालों में? उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1.5, और अगर बाहर से खरीदेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू है 1.6। दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? दैट इज 89,268। हमने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया है? इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो 89,268 आपके सामने इस तरीके से भी आंसर आ गया। और जब हमने यहाँ पे किया था, तो जब भी देखें 89,268,449 आ रहा था। यहाँ पे क्या किया था हमने? इंडिविजुअल की लेवल पे ही सेविंग निकाल ली थी। यहाँ पे क्या किया है? पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाली है न्यू मशीन को जब प्रोडक्शन करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाली अगर हम आउटसाइड मार्केट से परचेज करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। तो बेटा ये है क्वेश्चन फरवरी 2018 का, ठीक है, फरवरी 2018। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज मुझे बताएं। आराम से क्वेश्चन को देखें। जी बेटा। अली, शहरोज,
फैसल भाई पार्टिसिपेट करें, बताएं जहां कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, एक हमने क्या ट्रीटमेंट किया कि नई मशीन को अगर हम बना ले लें और उस पर प्रोडक्शन करें तो हमें क्या कैश आउटफ्लो आएगा। हम मार्केट से हम नई मशीन ना खरीदें बल्कि बाहर से खरीदना शुरू कर दें, हमारा क्या कैश आउटफ्लो आएगा। देखिए इसमें आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है, न्यू मशीन में कम आ रहा है, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, न्यू मशीन। इनका 88 आ रहा है कुछ और हमारा आ गया है 89, इसमें कितना कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन इन्होंने भी निकाली हुई है, आप इधर से अंडरस्टैंड कर लें, इधर से कर लें। पहले 25% का इनिशियल अलाउंस दिया गया है, फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ली गई है, और ये वो बताया गया कि जी कॉस्ट मशीन इतनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी हो गई, कैरिंग वैल्यू 207 आ गई, हमने भी 207 निकाली है, शेयर प्रोसीजर 25 की, गेन हुआ 17 का, टैक्स आया 5103940, ये देखिए हमने निकाला हुआ 5103940। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आती है बेटा, दिस 225 से आप शेयर करके मिलेंगे, इतने टैक्स अथॉरिटीज दे जाएंगी और बाकी आपको ये पैसे मिलेंगे। तो ये सारी वर्किंग यहाँ पे भी की गई है, ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दी गई। ठीक है, तो इन्होंने भी 3512 डायरेक्ट मटेरियल फलाना फलाना करके मैंने आपको जरा एक्सेल में सिंपल वे में करा दिया। नहीं बेटा, थ्री वे नहीं है, ओल्ड मशीन तो खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास न्यू मशीन लेकर आए या हम बाहर से खरीद लें। दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ फैसल। बायोटेक इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर सीटी स्कैन मशीन्स, एक्सरे ट्यूब इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ द सीटी स्कैनर। ये क्या बनाते हैं, सीटी स्कैन मशीन्स बनाते हैं, और उस मशीन के अंदर क्या डलती है, एक्सरे ट्यूब, स्पेशल पार्ट ऑफ द सीटी स्कैनर एंड कैन बी यूज इन ऑल टाइप ऑफ सीटी स्कैनर्स। और ये एक्सरे ट्यूब जो है ना हर किस्म के सीटी स्कैनर में इस्तेमाल होती है, एंड इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एक्सरे ट्यूब रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड मशीन, इनको बनाने के लिए हमें चाहिए होती है स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हिच नीड टू बी रिप्लेस्ड नाउ। अब हमें वो मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि पुरानी मशीन हमारी हो गई होगी फारिग। Biotech production manager recommend that only alternative to replace these specialized machine is to buy X-ray tubes from Healthcare Incorporation। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें, हमारे पास जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि हम इसको ना हेल्थ केयर इनकॉर्पोरेशन से खरीद लें। Biotech can buy each tube for 3512 if a minimum order of 120,000 tubes is placed annually। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, या तो मार्केट से खरीद लें जाके 3,512 रुपए का, या स्पेशलाइज मशीन किससे खरीद लें, फ्रॉम हेल्थ केयर इनकॉर्पोरेशन से। बीटी तो ये बात सारी बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपका स्टिल क्वेश्चन है, दिस इज ओल्ड मशीन की जगह हम खरीदें नई मशीन, या अच्छा बेटा इसलिए कंसिडर की है फिक्स कॉस्ट कि वो कैश में इनकट हो रही है। ठीक है, अगर आप इन हाउस नहीं बनाएंगे प्रोडक्शन तो क्या वो इनकट होगी फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट, नहीं इनकट होगी। क्यों, फिर आप मार्केट से खरीद रहे होंगे 3,512 रुपए की। आपके पास दो अल्टरनेटिव है, या तो हम इन चीजों को खुद बनाएं, खुद बनाएंगे ना तो कैश फिक्स ओवरहेड आपको पे करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कैश फिक्स ओवरहेड आपको पे करना पड़ेगा, और वो कितना है, वो हमने 1125 का निकाल लिया है, यहां पे निकाला था
35%। जब आप खुद प्रोडक्शन करेंगे ना तो आपको ये पे करना है। शाबाश बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करें। जी बेटा, नहीं है कोई क्वेश्चन, आगे चलें। चलें, सही। चलो, अच्छी बात है। अब हम आते हैं, क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट नवंबर 2019। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 कराएं। आ जाओ बेटा। बी पार्ट, ठीक है। और यही क्वेश्चन बेटा आया हुआ है पहले, आई थिंक फरवरी 2019 में, नहीं, इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अली बताओ जरा किस पेपर में आया था। जी शोएब अहमद साहब, उनको फॉलो करना पड़ता है वरना टैक्स अथॉरिटीज आपके ऊपर पेनल्टी लगाती हैं। अच्छा बेटा, चलो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हुआ हुआ है भारत, एनीवे। Wali Printing Press is engaged in the printing of academic book for last 15 years, which are mainly supplied to schools. The marketing department of the printing press believes that a market exists for micro books for which the production capacity is required to be enhanced. कि मार्केट एग्जिस्ट करती है माइक्रो बुक्स के लिए, लेकिन उसके लिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना पड़ेगा। The printing press has already paid rupees 100 million on feasibility report and market research of this new project. इसके लिए ऑलरेडी वो 100 मिलियन पे कर चुके हैं। The report revealed the scope of selling 580,000 micro books per annum at a unit selling price of 1,000 over a 5-year period. हम कितनी बुक्स बेच सकेंगे बेटा? 5,80,000 बुक्स पर एनम, और एक यूनिट की सेल प्राइस होगी 1,000। और कितने सालों तक बेच सकेंगे? 5 सालों तक। Estimated total cost of each book is 750 per unit. जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी ईच बुक की, दैट इज 750 पर यूनिट, इंक्लूसिव ऑफ एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ₹75 पर यूनिट। अगर आप रेलिवेंट कॉस्ट के चैप्टर याद करें तो ये इररेलेवेंट कॉस्ट है, दिस इज एलोकेटेड है, ये हमें इंकर नहीं करनी पड़ी, ठीक है, दिस इज इररेलेवेंट। ठीक है बेटा, चलो अब इसको और भी एम्फेसाइज कर लेते हैं।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो है 90 पर यूनिट. Initial setup and redesigning cost would be 400 million. The printing press requires a nominal annual rate of return 20.25 after tax. देखो ये बेटा यहाँ पे साफ बता दिया गया है 20.25 कौन सा है आफ्टर टैक्स, which includes an allowance for inflation at 11.37%. इसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल है कितनी 11.37. तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था 1 plus MR is equal to 1 plus RR into 1 plus IR. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं. ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है और ये इन्फ्लेशन का रिटर्न दिया गया है. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न. एनीवे अभी देखते हैं. Assume that all operating cash flows occur at the year end. The corporate tax rate is 29%. The printing press assess the financial desirability in real terms. Okay. Calculate the net present value and internal rate of return of the project and advise whether the Wali printing press should undertake the proposed project. Calculate the value of volumes and selling price at which the projects and PV will become nil. तो बेटा ये क्वेश्चन है आए इसका हम देख लेते हैं नवंबर 2019. ये इसका बेटा बी पार्ट है. आए इसका हमने ये पहले मैंने रेट निकाला हुआ है. ये रेट हम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है calculate the net present value and internal rate of return of the project and revise whether Wali printing press should undertake the proposed project. ठीक है, तो अब हमारे पास है इन्फ्लेशन. हम या तो करें वैल्यूज को इन्फ्लेटेड और फिर इस रेट पे डिस्काउंट कर लें. ठीक है, और अदरवाइज क्या है कि हम इनको इन्फ्लेट ना करें, हम रियल रेट निकालें और उसकी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लें. आए रियल रेट निकालते हैं. फॉर्मूला बेटा 1 plus MR is equal to 1 plus RR into 1 plus IR. MR या नॉमिनल रेट एक ही बात है, मनी रेट या नॉमिनल रेट एक ही बात होती है. ठीक है बेटा, ये दिया गया 20.25, इन्फ्लेशन दी गई 11.37, तो 1 plus 20.7 बन जाता है 1.2025. ये बन जाएगा 1.1137. 1.1137 को इधर पे डिवाइड कर दिया, इधर पे डिवाइड कर दिया, ये रह गया 1.079472 डेसिमल्स में आ गया. ठीक है, हमने क्या किया 1 इधर से भी माइनस कर दिया और 1 इधर से भी माइनस कर दिया. जब इधर से माइनस किया तो ये रह गया 0.0797. और अगर हम इसको राउंड करना चाहें तो रियल रेट आ रहा है हमारा 8%. ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई. तो दिस इज द रियल रेट. बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सेल प्राइस कितनी है 1000. कॉस्ट कितनी थी बेटा उसकी 750, ये बताया गया है. कॉस्ट है 750, इसमें से 75 क्या है इररिलेवेंट है. ठीक है, क्योंकि ये एलोकेटेड है. जैसे हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये उस तरह का खर्चा है. जी बेटा, और फिजिबिलिटी वाला स्टडी के ऊपर जो हम खर्चा कर चुके थे वो कर चुके हैं, दैट्स आल्सो इररिलेवेंट. ये जो बेटा हमने पे किया हुआ था ना 100 मिलियन ऑलरेडी पेड, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है. अभी हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं. अच्छा जी, तो कैश कॉस्ट बेटा आपकी कितनी आ जाएगी 750 माइनस 75, दैट इज 675. आपने जब भी कोई यूनिट बनाना है तो आपकी कॉस्ट आएगी 675. 75 ये जो फिक्स ओवरहेड है ना, इसने तो इनकट होना ही होना है क्योंकि ये एलोकेटेड है. दिस यू कैन से द हेड ऑफिस एक्सपेंसेस. ओके, अच्छा जी, तो हमें इंक्रीमेंटल कैश कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मिलेगा 1000 माइनस 675, दैट इज 325. और हम कितनी बुक सेल करेंगे 580 मिलियन 580,000 बुक्स. तो हर साल हमारा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 188,500. इंक्रीमेंटल
कैश कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हर साल आएगा, तो पहले 5 सालों में हमारा यही मार्जिन आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आप ये काम करने के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है? 400 मिलियन, 400 मिलियन। ये 0 पीरियड में हो जाएगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये रहेगा, डिस्काउंट फैक्टर 8% यूज किया, यही आ गया। अच्छा जी, अब ये हमें 188.5 मिलियन हमें खर्चा करना पड़ा है। ठीक है, कहाँ से आया था बेटा? ये था ना, ये मिलियंस में है, तो हमने 400 मिलियन को भी किया था, इसको भी कर देते हैं। तो ये किया, इसके ऊपर टैक्स आ गया 54.67, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 133.84, इसको डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू 134.36। ठीक है, दिस इज एनपीवी। अभी आपके साथ इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करता हूं। और आईआरआर अगर एन्युटी का निकालना हो तो बेटा उसका फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 400 और एनुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है 133.84, इसका आंसर आ रहा है 2.989। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा इन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल में। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? वहां जाकर देखना पड़ेगा 5 सालों के सामने जाकर 2.989 कहाँ आ रहा है। हम इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, यहाँ पे टेबल दिया गया हमें, ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी है, या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। 5th पीरियड में जाकर देखेंगे हमें 2.989 कहाँ आ रहा है। बेटा देखो, ये 20% के नीचे जाके आ रहा है, तो हम इसको ये 2.991 ले लेंगे, दैट इज 20%। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आईआरआर जो है दैट इज 20%। ओके, यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? इस तरीके से इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ओके, अच्छा, अब जो हमने सीखा है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश फ्लो बिफोर टैक्स 400 आउटफ्लो होगा, 188 हमें मिलेगा। हमें बेटा ये जो 400 इंकर्ड कर रहे हैं ना, इसकी डेप्रिसिएशन भी तो कोई होगी ना, और डेप्रिसिएशन को कौन अलाउ करेगा? टैक्स अथॉरिटीज। जब वो अलाउ करेंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? कम, तो टैक्स भी देना पड़ेगा कम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा दिस वन, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा दिस प्लस डेप्रिसिएशन 157.04। फिर हम वही 3.993 के साथ इसको डिस्काउंट करेंगे, तो यह आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, और इस केस में हमारी एनपीवी आ रही है दिस वन 227। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिया गया है और जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया गया है बेटा, उन्होंने इस डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया है। ठीक है, माइट भी ये रीजन हो सकती है, या क्वेश्चन में बता दिया गया हो ड्यूरिंग द एग्जाम के टैक्स अथॉरिटीज ने ये 400 मिलियन जो खर्चा हुआ है ना आपका इनिशियल सेटअप और रीडिजाइनिंग पे, ये उसने आपको अलाउ नहीं किया। अगर वो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं ले सकते। फिर आप स्ट्रेट अवे जैसा इन्होंने सॉल्व किया है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वो अलाउ करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके इस 4 सालों की, हमने कहा कि 5 ईयर्स के हिसाब से, देखो हमने 5 साल थे ना इसके, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दी और इसको सॉल्व करके आपको दिखाया। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? इन्फ्लेशन रेट हमने क्यों नहीं अप्लाई किया? अच्छा, इसलिए नहीं अप्लाई किया बेटा, हमारे पास इन्फ्लेशन का क्वेश्चन करने का 2 तरीका होते हैं। क्या तरीका होते हैं? एक, हम अपनी प्राइसेस को इन्फ्लेट कर लें। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम अपनी प्राइसेस को इन्फ्लेट ना करें, बल्कि रियल रेट से डिस्काउंट कर लें। ओके, दैट्स वाई हमने नॉमिनल रेट भी दिया गया था, इन्फ्लेशन भी दी गई थी, तो पहले हमने क्या कर लिया, इसको
रियल रेट कैलकुलेट कर लिया। और अगर मैं आपको उसका आंसर दिखाऊं, अच्छा बेटा अली, real cash flows must be discounted at a real discount rate, therefore the nominal discount rate has to be converted into real discount rate, और वो उसी फार्मूले से हमने किया और 8% के करीब वो आ गया। ठीक है बेटा, तो इनका भी ये आप देखें 2.989 आया और क्लोज टू 20% आ गया। सिंस हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 8% और IRR आ रहा है 20%, इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल the project is acceptable, तो उन्होंने भी एडवाइस किया the project has a positive NPV and IRR also exceed the real cost of capital that is 8%, therefore the project should be accepted। ठीक है, अब इसमें आपकी बात ठीक है हमना कि हमने इसको ऐसा क्यों किया। हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये जो प्राइसेस दी गई थी ना 1000 और 750, ये आज के लेवल पे दी गई है एट टूडेज प्राइस लेवल। अमूमन बाकी क्वेश्चंस में लिख दिया जाता है कि ये एट टूडेज प्राइस लेवल है। ठीक है, इस वजह से और उसमें प्लस उसने इन्फ्लेशन का रेट भी दिया गया था, तो हमें एक हिंट मिल रहा था कि हम इसको इस तरीके से कर लें। और यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है द प्रिंटिंग प्रेस असेस द फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इन रियल टर्म्स। तो हमने रियल टर्म्स के लिए पहले उसका रियल रेट निकाला और उसके साथ इसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, अब आपके क्वेश्चंस प्लीज बताएं। अच्छा, फिक्स ओवरहेड्स पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था, इसमें क्यों नहीं? बेटा देखो ये कौन सा फिक्स ओवरहेड है? एलोकेटेड। एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड से मुराद ऐसा होता है जैसे आप किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हो ना, उसका हेड ऑफिस हो से इस्लामाबाद में, तो अब जो हेड ऑफिस का रेंट होता है ना, वो हेड ऑफिस को चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि जितने प्रोजेक्ट्स जितनी कंपनीज को वो सुपरवाइज कर रहा होता है ना, सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब वो फिक्स ओवरहेड्स इंकर्ड होता ही रहेगा, बेशक आप ये प्रिंटिंग प्रेस लगाएं, ये नई बुक्स बेचें या ना बेचें, उसने सेम रहना ही रहना है। ठीक है, इसको कहा जाता है एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स, और ये हम रेलिवेंट कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। इसलिए एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स जब भी आए दैट इज इररेलेवेंट। जी बेटा, और क्वेश्चन करें आपको इससे मुतल्लिक? मैं देख लेता हूँ कि जी बेटा जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं पूछें। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है किसी पेपर का तो वो भी बताएं, हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
जी बेटा इंक्लूडेड है। वो तो पे करनी है ना, मैं कैश में। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 750 पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ allocated fixed hours per unit and distribution cost of rupees 90 per unit। कि बेटा और बताएं क्वेश्चन कौन सा करना है। ये हमने पहले कर लिया था। जी बेटा नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस एनालिसिस, लेकिन अभी इसमें आधा घंटा अवेलेबल है। आप बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर लाइन है कि किस एफ को लेना है किसको नहीं लेना, और ये आपको सब बातें पता लगेंगी कहाँ से, थ्रू रेलिवेंट कॉस्ट के चैप्टर से, थ्रू रेलिवेंट कॉस्ट चैप्टर। ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन इसी तरीके से था, वो मिल जाए तो अभी आपको वो भी करा देता हूँ। बहरहाल नमाज की ब्रेक बेटा क्लास के बाद ही ले लें। चलो थोड़ी देर पहले क्लास खत्म कर लेंगे ताकि आप लोग नमाज पढ़ के अगली क्लास के लिए चले आना। अभी हम इसी को खत्म करते हैं बेटा। रेलिवेंट कॉस्ट एस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट अगर नहीं होगा ना, तो आप रेलिवेंट कॉस्ट तो ईओक्यू के फार्मूले के लिए भी चाहिए होती है। ईओक्यू के फार्मूले के लिए भी रेलिवेंट कॉस्ट चाहिए होती है। ठीक है, कैन यू बिलीव इट। रेलिवेंट कॉस्ट समझ नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है अगस्त 2019 का। अगस्त 2019 का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। जी बेटा बताएं, अगस्त 2019। ये करवा दूं अगस्त 2019। अच्छा, आमना को इन्फ्लेशन वाला पॉइंट समझा देते हैं। इन्होंने बेटा क्या कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस असेस द फाइनेंशियल डिजेबिलिटी इन रियल टर्म्स। जब वो रियल टर्म्स में मेजर करना है ना, तो आपने इस एनुअल रिटर्न की बेसिस पे नॉमिनल रेट जो है और ये इन्फ्लेशन रेट दिया गया है, इसके बेसिस पे आपने निकालना है रियल रेट। और रियल रेट निकालने का ये फार्मूला है। जब आपको दो रेट दिए गए हों, तीसरा रेट आप मालूम कर सकते हैं। वो हमने मालूम किया 8%, और 8% में जाके हमने इसको कर दिया डिस्काउंट। ठीक है, ठीक होगी बेटा यहाँ तक बात। अच्छा, अच्छा इसके जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि जी हमें ये बताएं इंक्रीमेंटल नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द न्यू मशीन। एक होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोस जिनका ताल्लुक होता है सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का ताल्लुक होता है सेल ऑफ द मशीन, जैसे कैपिटल गेन एंड सो ऑन। तो वो इंक्रीमेंटल नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो अगर हम इसका आंसर ही देख लें बेटा तो पता लग जाएगा। जो न्यू मशीन है ना, उसकी वैल्यू है 0 आफ्टर 5 years, और पुरानी मशीन की वैल्यू है 1.95। तो इंक्रीमेंटल नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा 1.95 मिलियन। क्यों, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लें। फाइक अलाइड लिमिटेड procured a machine
costing 19.5 million 5 years ago. It has a useful life of 10 years, having salvage value of 1.95. ठीक है, ये किस बात की अब बात आ रही है? एक मशीन की जिसको हमने खरीदा है 10 years 10 years की लाइफ वाला, ठीक है, and is being depreciated by equal fixed annual installment. The company is considering the replacement of old machine with a new machine that can be acquired at a cost of 29.25 million, having a useful life of 5 years with no salvage value. नई वाली वैल्यू मशीन की कोई salvage value नहीं है, जबकि पहले क्या है, हमने एक मशीन ली थी कब? 5 साल पहले, जिसकी लाइफ है 10 साल, और 10 साल के बाद उसकी salvage value है 1.95. तो पुरानी मशीन से हमें 1.95 की salvage value मिल रही है, नई मशीन से कोई नहीं मिल रही. दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.95. एंड दिस इज नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग होते हैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड सो ऑन, वो ऑपरेशंस की जो चीजें होती हैं. ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई? हमने आपको इन्फ्लेशन वाला पॉइंट समझ आया है, अभी नहीं आया? उसको और एम्फेसाइज करूं, कैलकुलेशन करके समझाऊं, क्या करूं? चलें, ठीक हो गया. अच्छा बेटा, इसमें क्वेश्चन में और थोड़ा सा जो चीजें थी ना, वो उसके लिए हम अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स एंड सेलिंग प्राइस एट विच द प्रोजेक्ट एनपीवी विल बिकम नील. इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. तो बेटा हमने ये 20% तो अंडरस्टैंड कर लिया. आगे चलते हैं. वैल्यू ऑफ वॉल्यूम के एनपीवी क्या हो जाए? 0 हो जाए. ठीक है, एनपीवी 0 कब होती है बेटा? जब कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो सेम आ जाए. तो वैल्यू हमने मालूम करनी है. 1000 सेल प्राइस है, 675 उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, और इसके ऊपर हमने पे कर देना है टैक्स. ठीक है, एन्युटी फैक्टर हम निकालेंगे 8% फॉर 5 years, और हमारी आउटफ्लो आज कितना हो रहा है? 400 मिलियन. ओके, तो अगर हम कहें कि 1000 माइनस 675 कितना बन गया था? 325. और 1 माइनस 0.29 जब हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा बच्चों? 0.71. ओके, और 8 years का एन्युटी फैक्टर, 8% पे हम 5 years का एन्युटी फैक्टर ले रहे हैं, जो कि आ रहा है 3.993. तो 3.993 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.71 से, और मल्टीप्लाई किया 325 से, तो ये बन गया 921.385 वी. वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को. फिर हमने 4 मिलियन को डिवाइड कर दिया 921 से, तो वॉल्यूम आ गया 434,129. पहले हमारा वॉल्यूम कितना था? 580. और अगर हम 434 कर लेंगे, यानी कि हम हमारा वॉल्यूम ड्रॉप हो जाए बाय 145,871 यूनिट से, तो हम आ जाएंगे ब्रेक इवन पे, या जहां पे हमारी एनपीवी आ जाएगी 0. ठीक है, ये क्या बातें हो रही हैं, मैं यहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जी अनम हफीज, आपने रेज हैंड किया है, तो Q&A के थ्रू आप आए. देखो बेटा, हम क्या चाहते हैं? एनपीवी क्या है? 0 है. 0 कब आएगी? आउटफ्लो 400 है, तो इनफ्लो भी कितना हो जाए? 400. ओके, तो ये 400 कब हो सकेगा? जब यहाँ पे क्या आ रहा हो? दिस डिवाइड बाय दिस. ठीक है, यहाँ आ रहा हो 100.18. 100.18. ठीक है बेटा, और ये क्या है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. इनफैक्ट ये कितने परसेंट है? 71%. क्योंकि ये रकम कितने परसेंट है? 29%. ठीक है, और ये रकम है 100%. ठीक है, तो हमने अगर दिस डिवाइड बाय 0.71 में कर दूं, तो मेरे पास फिगर आ जाएगी 141.10. 141.10. ठीक है, और अगर आप यहां से देखो, अब दिस माइनस दिस करके देखोगे तो 100.18 आ रहा है.
अच्छा, अब ये 141.10 कैसे आएगा? ठीक है ना, ये कैसे आएगा बेटा, अब इसको देख लेते हैं। जब हम 580 बुक्स बेचते थे ना, तो ये हमारे पास आता था। अब हमें कितना चाहिए? दिस वन, ये चाहिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इन कन्वर्ट इनटू मिलियंस। तो ये फिगर मुझे चाहिए, और एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 325। तो बेटा मैं दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा ना अगर, तो ये आ गया कि अगर मैं बुक्स बेचूं 434,161, तो मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। अभी मैं यहां से ना ये चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। थ्री 325 तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ही। अब मैंने कितनी बुक सेल करनी है कि मेरे पास कैश फ्लो बिफोर टैक्स आए? वो आ रहा है 141,102। हमने इसको मिलियंस में किया हुआ है। इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे 29, तो हमारे पास ये फिगर बचेगी। इसको 3.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी 0। तो ये पॉइंट समझ आया बेटा, या नहीं समझ आ रहा तो बताएं। एनपीवी 0 कब आती है बेटा? जब आउटफ्लो और इनफ्लो सेम हो जाए। तो हमने क्या किया, इनफ्लो भी 400 कर दिया, ताकि एनपीवी क्या हो जाएगी? 0। डिस्काउंट फैक्टर तो 8% ही है। ठीक है, इसको से डिवाइड किया तो ये आ गया 100.18। और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा? इनफैक्ट दैट इज 71%। क्यों? टैक्स है 29%, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा? 71%। तो हमने क्या किया, इसको ग्रॉस अप कर लिया। दिस फिगर इज 71%, इसको डिवाइड कर दिया 71 से, तो हमारे पास आ गया है कैश फ्लो बिफोर टैक्स 141.10। ठीक है, ये है हमारे पास मिलियंस में। पर यूनिट हम कमाते थे 325, जब इससे डिवाइड किया तो ये आ गया है 434,161। इसका मतलब है कि अगर हमारी बुक्स 145,839 से कम हो जाएंगी तो हम ब्रेक इवन पे रहेंगे। जी बेटा, वॉल्यूम कैन बी ड्रॉप बाय 145,871 यूनिट्स। ठीक है, क्यों? कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड सेलिंग प्राइस एट विच द प्रोजेक्ट्स एनपीवी विल बिकम नील। पहले हमने किया वॉल्यूम को, अगर हम सेलिंग प्राइस को देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। जी जी बेटा, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। क्यों, क्या हो गया? नहीं समझ आ रही बातें? ठीक है, तो यहाँ तक एक बात हो गई। हम आते हैं अगले पोर्शन की तरफ, वैल्यू ऑफ सेल्स प्राइस। ठीक है, अब सेल्स प्राइस में क्या करें? ओके, सेल्स प्राइस के लिए आके देखते हैं बेटा। यही सिचुएशन होगी हमारे पास। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेल्स प्राइस में चेंज आना है। अनाम हफीज, आपका क्वेश्चन कोई है तो बताएं। सेल्स प्राइस में चेंज आना है। ठीक है, और क्या रहे? एनपीवी 0 रहे। तो वापस आते हैं, दिस यहाँ तक आ गए। यहाँ तक तो आप आए हुए ना। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा यूनिट्स उतने ही रहे। यूनिट्स हमारे 580 रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ आंसर कितना आए? दिस वन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दिस डिवाइड बाय दिस, ये आए 243। तो 243 के लिए मुझे शेयर प्राइस क्या करनी पड़ेगी? दिस प्लस दिस, 918। अगर मैं 918 की सेल प्राइस कर दूंगा ना, तो मेरे पास
एनपीवी आएगी 0। ठीक है, यानी कि हम कितनी प्राइस कर देंगे, पहले प्राइस है 1000, अब कर देंगे 918, 82 रुपीज़ का, ये 81.72 का फर्क डालें, 81.74 आपके पास यहाँ से आ रहा है, तो हमारी एनपीवी 0 आएगी। या तो हम सेल प्राइस 918 कर दें या बुक्स का वॉल्यूम 434 कर दें, तो एनपीवी हमारी 0 आएगी। जी बेटा। जी वसी अली साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन की तरफ दोबारा लेके जाता हूं। वो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले कितना था, 580 बुक्स। यहां से इस बात को छोड़ता हूं, एट विच द प्रोजेक्ट्स एनपीवी विल बिकम नील। आईआरआर पे भी एनपीवी नील हो जाती है, लेकिन वो आपसे आईआरआर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम हो जाए कि एनपीवी नील होगी। ये आपने देखा कि अगर मैं इतनी बुक्स सेल करूंगा ना और इतना ही उसके ऊपर कमा रहा हूं, ठीक है, यानी कि कमाई मेरी सेम है, दैट इज 325, तो कितना वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 434 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 141,102 बनता है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे, इसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये आ जाएगा, इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये 400 ही बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस क्या हो जिसपे एनपीवी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो वो कहां से आएगा, क्या हम हमने सेलिंग प्राइस को करना है, बुक्स हमने 580 ही रखी है, तो ये वाली वैल्यूज कैसे मेरे पास आएगी, दिस डिवाइड बाय दिस करूं तो मेरे पास आगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, ये तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कॉस्ट मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है 675, तो इन दोनों को सम किया तो वो बन गया 918। तो प्राइस पहले थी 1000, अगर वो 918 से गिर जाएगी तो 81.72 से प्राइस का अगर डिक्लाइन आएगा, तो इसको बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, प्राइस कैन ड्रॉप बाय 81.754 पर यूनिट। ठीक है, तो आपकी एनपीवी 0 आ जाएगी। ओके, अगर इसको एक्सप्लेन समझना चाहते हैं मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 400,000 आपकी कॉस्ट है, 3.93 का डिस्काउंट फैक्टर लगाया, कंट्रीब्यूशन आफ्टर टैक्स बन जाएगा दिस वन। ठीक है, एन्युटी इसलिए लगा रहे हैं बेटा कि हम सारे सालों में सेम अमाउंट ऑफ बुक्स बेचेंगे, टैक्स ये आ गया, कंट्रीब्यूशन बिफोर टैक्स दिस वन आ जाएगा, बुक्स इतनी ही है हमारी, इसको से डिवाइड किया 243 बन गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पहले कितना था 325, दोनों में फर्क आ जाएगा 81.74। तो बेटा ये है आज का लेक्चर, जिसमें हमने पास पेपर से क्वेश्चंस किए हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन रहे तो आई एम अवेलेबल, इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि उसको 4 क्लासों में ख़त्म कर दें, लेकिन लगता है 6 क्लासेस पे चली जाएंगी, क्योंकि कुछ इंट्रीज की चैप्टर भी हैं, फिर डिस्पोजिशन और वेरिएंसेस भी हैं, तो इस वजह से उसमें हम ज़रा डिटेल से देख लेंगे। ठीक है बेटा, जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कम से कम क्वेश्चंस की सेंस हो रही है, प्रैक्टिस करके आप इस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो अभी यहाँ पे बातें बताई हैं कि एनपीवी 0 कब होती है, कि इनफ्लो भी उतना ही हो जाए जितना के आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस सेम हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन था ये दैट वाज ऑफ अगस्त 2019, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें, ट्राई करें, आपसे हो जाएगा। शाबाश जिया साहब, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका इसका जो क्वेश्चन आता है ना, वो हमारे इस पेपर में सबसे टफ होता है, लेकिन स्टिल जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
उसमें इसका क्वेश्चन इससे भी टफ आता है। अगर टाइम अलाउ हुआ तो करेंगे शरोज, वरना आप रिवीजन तो लेक्चर सुन के भी कर सकते हैं, पास लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी क्लास हमारी ख़त्म हो जाए, एग्जाम में आप अपीयर हो जाएं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जरूर उठाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम में पास ना भी हो सका ना, तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़कर ये चैप्टर आपका आसानी से, या सब्जेक्ट आपका आसानी से पास हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना टॉपिक्स, वर्किंग कैपिटल का, प्रोजेक्ट अप्रेजल का, कैश बजट्स का, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इवन के मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, ये सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हैं और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग नमाज पढ़ें फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि आप गेयर अप हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।